मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, जदयू को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाने में सफल हो गया नीतीश कुमार, या बीजेपी भी अपना कुनबा बढ़ाने में लगी है ताकि नीतीश कुमार को सर उठाने का मौका नहीं मिले। नीतीश कुमार के प्रशासनिक फॉर्मूले को अपनाकर नीतीश कुमार को ही दबाने की प्रयास में बीजेपी लगी हुई है। इन सवालों का सीधा मतलब है कि बीजेपी और जदयू में चोर सिपाही का खेल चल रहा है। अपने ठेठ बिहारी भाषा में बोले तो दोल्हा पाती का खेल चल रहा है। क्या खेल है और दोनों कौन सी चाल चलकर एक दूसरे के ऊपर रहना चाहते हैं, इसको समझने के लिए तीन चार घटनाओं पर ध्यान देना होगा। मित्रों, पहली घटना यह है कि नीतीश कुमार से एआईएमआईएम के विधायकों का दल मिलता है और अपने क्षेत्र के विकास और समस्याओं की चर्चा करता है। यह खबर आई तो राजनीतिक पंडितों ने इसे दूसरे तरह से देखना शुरू किया और कहने का मतलब कि तुझे चांद के बहाने देखूं, तू छत पे आजा गोरिये, जो गाना है उसी की तरह। समस्या तो बहाना था। एआईएम के चार विधायकों को जदयू के साथ आना था या जदयू को अपने साथ लाना था। असल मकसद यह था। खबर है कि नीतीश कुमार ने ऑपरेशन तीर वाला खेल शुरू कर दिया है। शुरू क्या कर दिया है, तो पहले से ही चल रहा है, लेकिन स्थितियां कुछ बन नहीं रही थी, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी में 6 मंत्री का पद बाकी है अभी। नीतीश कुमार बीजेपी के ऑपरेशन लोटस से पहले ही ऑपरेशन तीर को पूरा करना चाहते हैं। कल ही एमआईएम के 5 विधायक नीतीश कुमार से मिले। खबर है कि नीतीश कुमार एआईएमआईएम के 5 विधायकों को अपने कुनबे में लाने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे मुलाकात का मतलब कुछ और है, लेकिन मीडिया की खबर है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभी 5 विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। एआईएमआईएम के विधायक दल के नेता अ, अख्तरुल इमाम के नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल सरकार के समक्ष सीमांचल क्षेत्र के विकास और प्रमुख मुद्दों को रखा है। सैनिक स्टेशन को लेकर जो समस्याएं पैदा हो रही है, उसके बाबत भी बात की गई। विधायकों ने मांग की कि सीमांचल के जिलों के लिए विशेष जो योजना होती है वो बनाया जाए, साथ ही संतुलित और तेज विकास सुनिश्चित हो सके। हालांकि आपको याद होगा कि विकास की मांग के साथ खुद असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश सरकार को समर्थन देने की बात कही थी। तभी से यह चर्चा जोरों पर थी कि नीतीश कुमार समर्थन की जगह विधायकों को जदयू में शामिल करना चाहते हैं ताकि बीजेपी से बड़ी पार्टी के रूप में जदयू को बनाया जा सके। अब जिस तरह से नीतीश कुमार एआईएमआईएम के विधायकों से मिल रहे हैं, साफ है कि भीतर खाने खेल तो चल रहा है। मुलाकात के बाद एआईएमआईएम विधायक मुर्शीद आलम ने मीडिया से बातचीत की और नीतीश कुमार की तारीफ के पुल बांधे। उन्होंने नीतीश कुमार को अपना राजनीतिक गुरु बताया और कहा कि नीतीश कुमार ने ही उन्हें राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर दिया था। मित्रों, बता दें कि 2014 में नीतीश कुमार ने उन्हें जदयू में शामिल किया था और पहली बार बड़े स्तर पर राजनीति काम का मौका दिया था। ऐसे में एमआईएमआईएम विधायक मुर्शीद आलम ने साफ बता दिया कि कुछ न कुछ तो पक रहा है और स्वाभाविक है कि राजनीतिक गुरु के विरोध में तो वो जाएंगे नहीं। मतलब अपने विधायकों के साथ नीतीश कुमार के पास ही जाएंगे। दोस्तों, नीतीश कुमार जहां भी अपना दांव चलने की कोशिश करते हैं और इसकी भनक जैसे ही बीजेपी को लगती है कि बीजेपी उसे पलटने की कोशिश में लग जाती है। एक तस्वीर वायरल हो रही है, आपने भी देखा होगा, जिसमें सम्राट चौधरी को फूल देते हुए कुछ लोग दिखते हैं। वे लोग एमआईएमआईएम के विधायक अख्तारुल इमाम और सरवर आलम है। दोनों ही सीमांचल में एआईएमआईएम के स्तंभ के रूप में माने जाते हैं और पार्टी को मजबूत बनाने में इनकी सक्रिय भूमिका रही है।
दोनों अचानक सम्राट चौधरी से मिलने पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ दिनों पहले ही ओवैसी ने एक सभा में ऐलान करते हुए कहा था कि हम नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और ओवैसी के समर्थन देने की बात आती है, तभी बीजेपी अपना दांव खेल देती है। माध्यम होते हैं सम्राट चौधरी। नीतीश की पार्टी में ओवैसी के विधायकों के शामिल होने की खबरें अब आ रही हैं। केवल कहा जा रहा है कि अब घोषणा बाकी रह गई है, लेकिन तब जब मोदी शाह के कथित इशारे पर बंगाल में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास रखवाकर बंगाल में हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश दिल्ली के सह पर करने की चर्चा है, और ऐसे में ओवैसी की पार्टी का बंगाल में हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन कराने पर जो मुहर लगाई जा रही है, ताकि मुस्लिम वोट को छीनकर ममता बनर्जी को उस मजबूत किले से बाहर कर दिया जाए, उस किले को ढहा जा सके, तो हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन ओवैसी का यह क्या दर्शाता है? मित्रों, इस घटना ने तो इस बात की पुष्टि कर दी एक तरह से कि ओवैसी को जो बीजेपी का बी पार्टी कहा जाता है, शायद वो बी पार्टी है। ऐसे में ओवैसी के वो विधायक जो मुस्लिम वोट से, बीजेपी के विरोध के वोट से जीत कर आए हैं, अपनी राजनीतिक जमीन को तो बंजर बनाएंगे नहीं। मतलब साफ है कि चाहे ओवैसी बीजेपी के बी टीम हो या विधायक सम्राट चौधरी से मिल रहे हो, लेकिन बीजेपी के साथ जाने की जुर्रत वो नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी तो अपने ही घटक आरएलएम को तोड़ने की कवायद में लगी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 3 विधायक विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार से गुपचुप मिलने जाते हैं, तस्वीरें सामने आती हैं और फिर हलचल तेज हो जाती है। ऐसे में आरएलएम के नेता माधव आनंद तो यहाँ तक कह जाते हैं कि एक मंत्री में जो गुण होना चाहिए वो सारे गुण हम में विद्यमान है। मतलब कि वैसी स्थिति में जो उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं, उनको किस आधार पर, जबकि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, मंत्री बनाया गया। और इसी के बाद से आरएलएम में जो एक हंगामा बरपा हुआ, उसका कारण यही था। कई लोगों ने इस्तीफा दिया, सारे विधायकों ने खुलकर उपेंद्र कुशवाहा का विरोध किया, और इसका फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। जबकि नीतीश का ऑपरेशन तीर लग रहा है कि निशाने पर जा चुका है। एआईएम के 4 विधायकों के साथ बीएसपी के 1 विधायक और महागठबंधन के सहयोगी पार्टी आईपीपी के गुप्ता जी का साथ नीतीश कुमार को मिलना तय माना जा रहा है, और इतने से ही जदयू 90 की संख्या पार कर जाएगा। मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगा जदयू। भले ही नीतीश कुमार पलटी न मारे, लेकिन मुख्यमंत्री तो वही है और पार्टी भी बड़ी होगी, तो फिर बड़े भाई की भूमिका में आ जाएंगे। जो नीतीश कुमार को गृह विभाग छीने जाने के बाद कमजोर माना जा रहा था और सारी यही बातें हो रही थी, वो बातें तो नहीं होंगी। हालांकि नीतीश कुमार ने यह बता दिया कि चाहे गृह विभाग उन्होंने दे दिया है, लेकिन उछलो नहीं, मुख्यमंत्री तो हम ही हैं। एक ताजा घटना बीजेपी और जदयू की तल्खियों को सामने लाता है। देखिए, सम्राट चौधरी गृह मंत्री बनने के बाद एक्शन मोड में दिख रहे हैं। ताबड़तोड़ कार्रवाइयां चल रही है, बुलडोजर चल रहा है। जब उनका काफिला चलता है तो सीएम के काफिले से कम नहीं आंका जा सकता है। मतलब साफ है कि सम्राट चौधरी यह दिखाना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार हैं, लेकिन असल पावर तो बीजेपी के पास है, सम्राट चौधरी के पास। लेकिन एक घटना है, देखिए मित्रों, आगामी 14-15 दिसंबर को सीमांचल के पूर्णिया में सम्राट चौधरी द्वारा एक बैठक बुलाई जा रही थी, जिसमें गृह मंत्री को, मतलब अमित शाह को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए जाने की जानकारी मिल रही थी।
जानकारी के अनुसार बैठक में सभी बड़े पदाधिकारियों को शिरकत करनी थी और जैसे ही इस बैठक की भनक सीएमओ मतलब मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा और यह आकलन किया गया कि बैठक प्रशासनिक तौर पर अपनी हनक स्थापित करने के लिए किया जा रहा है, तो इस बैठक को रद्द कर दिया गया। मतलब नीतीश कुमार ने बता दिया कि गृह मंत्री भले आप हों, पर चाबी तो मुख्यमंत्री के पास होती है और मुख्यमंत्री मैं हूं, नीतीश कुमार। स्पष्ट है कि नीतीश कुमार भी अब जवाबी कार्रवाई करने में देरी नहीं कर रहे हैं। कल भी आपने देखा होगा कि कैसे केसी त्यागी ने हवाई जहाज टिकट को लेकर मोदी जी को घेरा और पैसे की मांग कर दी, हड़ताल पर बैठने की धमकी दे डाली। ये क्या था? आप जानते हैं कि नीतीश कुमार को दिल्ली में अगर कोई संदेश देना हो तो वह केसी त्यागी के जबान से ही उन बातों को कहलवाते हैं। क्योंकि संजय झा और ललन सिंह जो भाजपा से ज्यादा नजदीक है, वह उन बातों को उस तरह रख नहीं पाएंगे या रख ही नहीं पाएंगे। दोस्तों याद होगा कि गृह मंत्रालय जाने के बाद कैसे नीतीश कुमार ने दो कड़क आईएएस पदाधिकारियों को दोनों उप मुख्यमंत्रियों मतलब सम्राट चौधरी के गृह विभाग और विजय कुमार सिन्हा के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में लगा दिया था और उसके साथ ही अपने दो बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को उन दोनों के निजी सचिव के रूप में बहाल कर दिया ताकि उनकी सभी कामों पर उनकी नजर रहे और अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो वो जो आईएएस पदाधिकारी हैं वो उन चीजों पर पूरी तरह एक अंकुश लगा सके। ठीक वही गेम अब बीजेपी के जो चाणक्य हैं अमित शाह वह करने जा रहा है। जो खबरें मिल रही हैं कि दिल्ली से दो आईएएस अधिकारियों को बिहार भेजा जा रहा है और उनकी नियुक्ति सीएमओ में होगी मतलब मुख्यमंत्री कार्यालय में होगी ताकि मुख्यमंत्री कार्यालय के गतिविधियों पर अमित शाह की नजर पूरी तरह बनी रहे और चीजों पर अंकुश लगाया जा सके, समय पर उसका प्रतिकार किया जा सके या समय पर कार्रवाई की जा सके। हालांकि इसको लेकर नीतीश कुमार द्वारा विरोध जताने की भी बातें सामने आ रही हैं क्योंकि यह तो मुख्यमंत्री के अधिकारों और स्वतंत्रता पर ही ताला लगाने जैसा है। हालांकि बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं वहां होता ऐसे ही है। आप जानते हैं कि पर्ची में मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और मुख्यमंत्री के जो अधिकारी होते हैं, जितने भी अधिकारी होते हैं, वो सारे कहीं न कहीं दिल्ली से जुड़े होते हैं। मतलब उनकी एक-एक कार्रवाई पर दिल्ली की नजर होती है। यहाँ भी यह जो बीजेपी और जदयू के बीच में द्वंद्व दिख रहा है, वह निश्चित रूप से इस बात को बताने के लिए काफी है कि ऐसे में मजबूर होकर इस दबाव की राजनीति में मजबूर होकर नीतीश कुमार को कोई न कोई कदम उठाना ही होगा और इसी के तहत यह जो तोड़ फोड़ की राजनीति चल रही है उसको अंजाम दिया जा रहा है क्योंकि अभी जो स्थिति है उसमें नीतीश कुमार पलटी मारने की स्थिति में है नहीं। अगर पलटी मारने की सोचते भी है तो वो कहीं ना कहीं उनके पार्टी में भी एक टूट हो जाएगी, इसलिए अभी वो उससे दूर है। लेकिन पार्टी को लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बनाकर अपने को बड़े भाई के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, इसमें कहीं शक व शुबा नहीं। अब एनडीए के भीतर जो खिचड़ियां पक रही हैं उन चीजों पर अगर ध्यान देना हो तो थोड़ा जीतन राम मांझी के बयान पर भी ध्यान दे दीजिए। जीतन राम मांझी जिस सुर में बोल रहे हैं उससे लगता ही नहीं है कि एनडीए के साथ है या एनडीए के घटक दल है। हालांकि जीतन राम मांझी तो तब से नाराज हैं
जब उन्हें मात्र 6 सीटें दी गई थी और 6 सीटों में वो 5 सीटें पर उनके विधायक जीत कर आए। तो कहने का मतलब कि अगर उन्हें ज़्यादा सीटें मिलती, तो वो ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल कर सकते थे और यह उनका दर्द है और यह दर्द दिखता भी है। इसी में जीतन राम मांझी ने बिहार के एनडीए के 2 सबसे बड़े नेताओं पर एक तरह से कहें कि हमला कर दिया। एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरे सम्राट चौधरी। दोनों पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए, दोनों के काम पर सवाल खड़े कर दिए और सीधे कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। कोई तारीफ नहीं की है। जीतन राम मांझी का यह बयान आपको चौंका देगा। एक कार्यक्रम में भाषण के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बताया कि शराब को पीने से फायदा होता है। किस शराब को पीने से फायदा होता है? शराबबंदी का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के पास उन्होंने तीसरी बार इसकी समीक्षा के लिए भेजा है कागज। मांझी ने कहा कि उनके पिता ईख और महुआ का शराब बनाते थे और इस शराब को पीने से फायदा होता है। पुलिस की कार्रवाई पर भी उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि हजारों हजार गैलन शराब वाले को पुलिस गट्टा लेकर छोड़ देते हैं। मतलब कि सम्राट चौधरी पर भी उन्होंने सवाल उठा दिया क्योंकि पुलिस तो अभी सम्राट चौधरी के पास है। उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ भी की, लेकिन तारीफ से ज्यादा खबरों में यह चर्चा चल रही है। शराबबंदी नीतीश कुमार की जो है वो सबसे अच्छी योजना है जिसके कारण महिलाओं का वोट जाता है, पर इसको तो मांझी जी ने स्पष्ट कह दिया कि ये फेल है, मतलब इसको फेल बता दिया। मांझी ने कहा कि इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। सम्राट चौधरी के बुलडोजर एक्शन को भी लेकर जीतन राम मांझी ने सवाल खड़े किए। जीतन राम मांझी यह कहते नजर आए कि पहले बड़े माफियाओं को पकड़िए, फिर छोटे माफियाओं को। बड़े माफिया पर कार्रवाई होगी तो सामान्य लोग खुद ब खुद अलग हो जाएंगे, कोई अतिक्रमण नहीं करेगा, सब कोई अपने जगह पे चला जाएगा। हालांकि उन्होंने एनडीए के यूनिटी की बात भी कही, लेकिन इससे तो स्पष्ट दिख रहा है कि कितनी यूनिटी है। यूनिटी की बात तो छोड़ दें, केवल मतभेद ही नहीं, मतभेद के साथ मनभेद भी स्पष्ट एनडीए के घटक दलों में दिख रहा है और खासकर जदयू और भाजपा में। मित्रों, इन परिस्थितियों में नीतीश कुमार का ऑपरेशन तीर जो सफल होने के कगार पर बताया जा रहा है, केवल घोषणा मात्र बाकी है और जैसे ही नीतीश कुमार 90 पार जाएंगे, 89 भाजपा है, मतलब उससे एक भी ज्यादा हो जाते हैं, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो अभी भाजपा है वह जदयू हो जाएगी और उसके बाद स्थितियां बदल जाएंगी। दबाव की राजनीति जो नीतीश कुमार पे चल रही है वह घट जाएगा, उसमें कमी आ जाएगी। लेकिन देखते हैं कि कब यह घोषणा होता है, कब जदयू लार्जेस्ट पार्टी बनती है और ये जो तल्खियां हैं यह किस करवट बैठता है, क्योंकि तल्खियां रोज बरोज बढ़ती जा रही है। जैसे बैठक रद्द किया गया, तो यह बैठक रद्द होना भी भाजपा और जदयू के बीच आमने सामने की लड़ाई को लाकर खड़ा कर देगा, क्योंकि दोनों ही अपने ताकत को दिखाना चाह रहे थे और ऐसे में और इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से यह जो दरार है एनडीए के बीच में उसको और चौड़ा करता चला जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आप भी देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, आज की रपट पर आपका क्या विचार है, आपका मत क्या है, जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और यह भी बताइएगा कि क्या नीतीश कुमार को लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बनना चाहिए और अगर हाँ तो क्यों। मित्रों, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और
जैसा मैंने कहा अपना विचार ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।